हाँ प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल स्प्लेंडिड एजुकेशन फील्ड में। जहां आज हम बात करेंगे अपने क्लास 12th के चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के हम अपने नेक्स्ट लेक्चर के बारे में। जहां हम अपने प्रीवियस पार्ट में आपसे डिस्कस कर रहे थे चालकता और चालकत्व पर तरुणता का प्रभाव। यहाँ तक हमने चीज़ें क्लियर कर ली थी। आज हमको जो चीज़ें डिस्कस करनी है, तो सबसे पहले हम आपसे बात करेंगे कि मोलर चालकता पर आखिर तरुणता का कैसा प्रभाव पड़ता है, फिर तुल्यांकी चालकता पर उसका प्रभाव, और इन सभी में एक ग्राफ के बारे में हम देखेंगे। और उस ग्राफ में जब किसी चीज़ की कमी हमको दिखाई देगी तो वहीं से डेराइव करेंगे हम कॉलरॉश का लॉ, जिसे कॉलराउस लॉ कहा जाता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी ये क्लास। तो जो सबसे पहले हम आपसे हेडिंग के बारे में डिस्कस करेंगे, हमने देखा था कि चालकता के ऊपर तनुता का कैसा प्रभाव पड़ता है और हमारे चालकत्व के ऊपर तनुता का कैसा प्रभाव पड़ता है। आज हम जिस तनुता का प्रभाव के बारे में बात करेंगे तो वो होगी हमारी मोलर चालकता के ऊपर, जिसे हम बोलते हैं क्या, लैम्डा एम। तो यहाँ से जब हम चीज़ों को लेकर के चलेंगे तो सबसे पहले हम लाइन को नोट डाउन क्या करेंगे, इसमें सिर्फ छोटी सी लाइन है उसी को नोट डाउन करना है कि जो हमारा तनुता बढ़ाते हैं तो तनुता बढ़ाने पर क्या होता है, मोलर चालकता बढ़ जाती है। तो यहाँ पर सिर्फ एक लाइन को नोट डाउन करना है, तनुता बढ़ाने पर, तनुता बढ़ाने पर विशिष्ट चालकता में कमी, विशिष्ट चालकता में कमी, विशिष्ट चालकता में कमी तथा मोलर चालकता में वृद्धि होती है, तथा मोलर चालकता में वृद्धि होती है, चालकता में वृद्धि होती है, में वृद्धि होती है। हमारा साफ साफ कहने का सिर्फ एक फंडा है इसमें कि हमने देखा था कि जो हमारा लैम्डा एम होता था वो इज इक्वल टू किसके बराबर था, हमारा कापा इंटू वी पे। तो हम यहाँ से कह रहे हैं कि मोलर चालकता के ऊपर अगर हम तरुणता के प्रभाव को देखेंगे तो ये पूरे तरीके से प्रभावित करती है किसको, उस वॉल्यूम को, या कह सकते हो आप कि अगर तरुणता को हम यहाँ से इंक्रीज करते हैं तो हमारा मोलर चालकता भी इंक्रीज हो जाती है, बट विशिष्ट चालकता पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। तो डायरेक्टली आप यही कह सकते हो कि अगर ये चीज़ बढ़ती है तो जो हमारा कापा होता है ये थोड़ा सा डाउन हो जाता है। साफ साफ अगर हम कहें तो हमारी सांद्रता कम होती है। सांद्रता कम कब होती है, जब हम तनुता को बढ़ाते हैं। यहाँ से हम क्या करेंगे, डाइल्यूशन को इंक्रीज करेंगे और तनुता बढ़ाने के साथ साथ हमारा वॉल्यूम भी बढ़ेगा, क्योंकि जितना पानी मिलाएंगे तो पात्र में वॉल्यूम भी बढ़ता जाएगा ना, तनुता बढ़ेगी हमारी। और इसी के चलते जो हमारी मोलर चालकता यानी लैम्डा एम होता है ये भी हमारी क्या कर जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। तो यही इतना सिर्फ होता है हमारे मोलर चालकता में तनुता के प्रभाव को लेकर के। अब यहीं से एक हेडिंग को हम आपके सामने और डिस्कस करेंगे, वो हमारी क्या होगी, हमने मोलर चालकता पर तनुता का प्रभाव देखा। अब सेम एज हम यहीं से तुल्यांकी चालकता पर भी इसका प्रभाव देखेंगे। किस पर, तुल्यांकी चालकता पर, तुल्यांकी चालकता पर तनुता का प्रभाव, तनुता का प्रभाव। तो बच्चों आप सभी को अगर ये चीज़ पता होगी कि हमारी तुल्यांकी चालकता किसे कहते थे हम, तो हमने यहाँ पर लैम्डा एम से दर्शाया है मोलर चालकता को, तो तुल्यांकी को हम लैम्डा ई से, या आप लैम्डा इक्विवेलेंट भी कह रहे थे इस चीज़ को, इससे दर्शाते थे। तो सेम एज यही पैटर्न यहाँ पर भी फॉलो होता है। क्या चीज़, कि जो हमारी सांद्रता होती है
ये कम होती है। कब कम होती है? जब हम तनुता को बढ़ाते हैं और यहाँ से वॉल्यूम को इंक्रीज करते हैं, यानी कि हम वाटर को डाल रहे हैं, तो यहाँ से जो हमारा लैम्डा ई होगा ये भी इंक्रीज कर जाता है। तो यही दोनों हेडिंग हमारी क्या थी कि मोलर चालकता पर तनुता का प्रभाव और तुल्यांकी चालकता पर तनुता का प्रभाव, दोनों चीजें आसानी से हो गई। अब यहाँ से हम अभी तुल्यांकी चालकता को यहीं पर ऐसे ही स्टॉप कर देते हैं। अब कुछ टर्म्स हमको पढ़ने हैं जहां हम मोलर चालकता को ही लेकर के चलेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास में जितने टर्म्स के बारे में हम आपसे बात करेंगे, जिसमें हमारा एक नियम भी आएगा कॉल-राउश का नियम, वो भी हमारी इस मोलर चालकता के अंतर्गत ही आता है। तो हमने आपसे पहले भी बताया है कि दो अपघट्य होते हैं, एक हमारा प्रबल होता है, दूसरा हमारा दुर्बल होता है। तो प्रबल का तो आसानी के साथ में हम ग्राफ के माध्यम से उसकी अनंत वैल्यू को हम फाइंड आउट कर सकते हैं, बट जब हम दुर्बल अपघट्य की बात करते हैं तो वहां पर हमको थोड़ी सी परेशानी आती है। उसी परेशानी को दूर करने के लिए तब कॉलराउश ने अपना एक नियम का प्रतिपादन किया था। तो पहले आइए एक एक परिवर्तन को यहाँ से हम देखते हुए चलते हैं। तो बढ़ते हैं आगे। तो बच्चों यहाँ पर जो हम पहले हेडिंग आपसे डिस्कस करेंगे आप मोलर चालकता को लेकर के, वो है हमारा कि प्रबल विद्युत अपघट्य के लिए लैम्डा एम में होने वाला परिवर्तन। लैम्डा एम मीन्स हमारा क्या हो जाएगा? मोलर चालकता। तो मतलब अगर हम यहाँ से प्रबल विद्युत अपघट्य को लेकर के चलते हैं, फॉर एग्जाम्पल प्रबल विद्युत अपघट्य हमारा क्या होता है, जैसे हमारा NaCl हो जाएगा, KCl हो जाएगा हमारा, NaBr हो जाएगा हमारा, KBr हो जाएगा। ये सारी चीजें हमारी किस में आती हैं? प्रबल विद्युत अपघट्य में, क्योंकि ये अपने आयनों में 100% डिसोशिएट होते हैं, यानी इनका जो अल्फा की वैल्यू होती है वो 100% होती है, यानी 100% होती है। ये पूर्ण रूप से विखंडित होते हैं अपने आयनों में और पूर्ण रूप से एक दूसरे में क्या होते हैं? वियोजित भी हो जाते हैं। तो इसीलिए इनको प्रबल विद्युत अपघट्य कहा जाता है। दुर्बल में हमने आपको कहा था कि 65 to 70% वो क्या करते हैं? डिसोशिएट करते हैं, इसीलिए उनका अल्फा क्या होता है? कम। तो यहाँ पर अगर हम बात करें इसमें कि यहाँ पर लैम्डा एम में परिवर्तन क्या होता है, आखिर प्रबल विद्युत अपघट्य यानी ये सारी चीजें हम जब लेंगे तो इसमें लैम्डा एम में हमारा परिवर्तन किस प्रकार से आएगा? तो सबसे पहली चीज क्या हो जाएगा कि लैम्डा एम में परिवर्तन तो हमको लाना है, लेकिन ये भी किसके आधार पर हमको निर्धारित करना होगा? यहाँ पर तनुता के आधार पर, यानी डायलूशन के आधार पर। तो आप साफ साफ ये भी कह सकते हो कि प्रबल विद्युत अपघट्य के लिए लैम्डा एम में किस पर परिवर्तन होगा? तनुता पर परिवर्तन, यानी तनुता पर, और अधिक वाटर को हम उसमें मिलाते जाएंगे तो क्या परिवर्तन इसमें आ सकता है। तो यहाँ हम देखेंगे इसको एक ग्राफ की मदद से। ये हमारा y एक्सिस, ये हमारा x एक्सिस, तो ये हमारा क्या है? x, ये हमारा क्या है? y। दो एक्सिस है हमारे पास। यहाँ पर वैज्ञानिकों के अनुसार जब एक्सपेरिमेंटल बेस पर इसको किया गया तो उन्होंने इस y अक्ष पर जो वैल्यू ले रखी थी तो वो हमारी थी किसकी? लैम्डा एम की। इस x अक्ष पर जो वैल्यू इन्होंने ले रखी थी वो हमारा था √c। अब यहाँ पे आप c से कंफ्यूज मत होना, यहाँ पर c मतलब सांद्रता ही हो जाएगा, यानी कंसंट्रेशन से रिलेटेड। पहली चीज यहाँ पर क्या थी कि 2-3 पॉइंट्स का मार्क डाउन किया गया। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर अगर हम कहें कि हम एक कोई अपनी सांद्रता को पहले से लेकर के चल रहे हैं, हम मानते हैं कि हमारी सांद्रता पहले ये थी, क्या थी? ये पॉइंट हमारी सांद्रता थी। इसके बाद हमने इसमें v को बढ़ाना स्टार्ट किया, मतलब तनुता को बढ़ाना स्टार्ट किया, तो हमारी सांद्रता क्या हुई? कहीं यहाँ पर आकर के पहुंची। हम इसमें मिलाते गए, फिर हमारी ये सांद्रता यहाँ कहीं पे आकर के पहुंची, ऐसे। तो हमने जब ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ को देखा ऐसे, तो जब हम इसमें अंतर को दर्शाने की कोशिश किए कि आखिर इस C और लैम्डा एम यानी मोलर चालकता के बीच में जो अंतर आता है वो क्या होता है कि तनुता बढ़ाने पर हमारा जो ये वैल्यू आई तो हमारी एक लैम्डा एम का परिवर्तन इतना ये देखा गया। दूसरी, हमने जब थोड़ा सा उसमें और तनुता को बढ़ाया तो उसके बीच फिर से ये परिवर्तन देखा गया। तीसरी चीज, हमने फिर से जब तनुता को बढ़ाया तो उसके बीच इतना सा परिवर्तन हमको क्या मिला? देखने को मिला। तो
यहाँ पर क्या हुआ कि इससे एक चीज क्लियर क्या हुई कि हमने जो भी पीछे पढ़ी कि तनुता बढ़ाने पर, हमने पीछे क्या पढ़ी कि तनुता बढ़ाने पर क्या हो रहा था, हमारा मोलर चालकता की वैल्यू बढ़ रही थी। तो सेम एज यहाँ भी तो वही कर रहे हैं, तनुता बढ़ाते गए वॉल्यूम बढ़ाते गए, तो हमारा लैम्डा एम भी क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। अब यहाँ पर अगर आप एक चीज सपोज करो कि हम यहाँ पर इसका कंसंट्रेशन C बराबर 0 कर दें, यानी इतना ज़्यादा हम इसकी तनुता को बढ़ा दें कि C हमारा 0 हो जाए, मतलब सांद्रता पूरे तरीके से कंप्लीट यानी खत्म ही हो जाए। तो अगर आप इस ग्राफ को यहाँ से देखो इस पॉइंट पर, तो यहाँ पर ही हमको मिलेगी C बराबर किसकी वैल्यू, शून्य मिलेगा। हमारा C की वैल्यू यहाँ क्या मिलेगी, हमको शून्य मिलेगी, क्योंकि हम यहाँ से क्या करते गए, सांद्रता को कम करने के चक्कर में तनुता को बढ़ाते गए और इतना हमने बढ़ा दिया कि एक पॉइंट ऐसा आया कि हमारी सांद्रता क्या हो गई, शून्य। अब इस सीमा पर क्या होता है कि यहाँ से अगर हम C बराबर 0 पर देखें तो ये हमारा लैम्डा m का वैल्यू, ये हमारी सांद्रता की वैल्यू। तो ये समय एक ऐसा आता है कि जब यहाँ से C बराबर 0 यानी हमको इस पॉइंट पर कहीं इस मोलर चालकता का मान देखना रहता है, तो यहाँ से C बराबर 0 पर जो हमारी मोलर चालकता आती है वो आती है कितनी, अनंत हो जाती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, सीमांत मोलर चालकता। इसी अनंत वाले वैल्यू को हम बोलते हैं सीमांत मोलर चालकता या फिर अनंत मोलर चालकता। दो चीजों से आप जान सकते हैं। ऐसा हुआ कब है, जब हमने C बराबर कितना कर दिया, 0, यानी तनुता को बहुत ही ज्यादा बढ़ा दिया। तो ऐसे केस में क्या होता है कि आप यहाँ पर एक स्केल को डाउन करोगे, ऐसे पुट डाउन करोगे यहाँ, और उसके बाद एक आप ग्राफ फिर से खींचोगे, तो ये लाइन धीरे धीरे ऐसे बढ़ते कहीं ना कहीं इस जगह पर आकर के क्रॉस करेगी जो हमारी लैम्डा एम की वैल्यू है। तो जहां C बराबर 0 पर ये ग्राफ हमारा क्रॉस करता है इस मोलर चालकता वाली लाइन को, वही हमारा होता है सीमांत मोलर चालकता या अनंत मोलर चालकता। यानी जो हमारा ये पॉइंट आएगा बन करके, यही होगा हमारा क्या, सीमांत मोलर चालकता। तो इस चीज को आप कह सकते हो सीमांत मोलर चालकता, सीमांत मोलर चालकता, या इसको दूसरे नाम से भी जाना जा सकता है जिससे हम लोग बोलते हैं क्या, अनंत मोलर चालकता। क्या बोलते हैं, अनंत मोलर चालकता। ऐसा कब हुआ, जब हम परिवर्तन करते गए, तनुता में परिवर्तन लगातार करते गए, इतना कम कर दिया हमने इस कंसंट्रेशन को, सांद्रता को, कि तनुता इतनी ज्यादा बढ़ गई कि हमारी सांद्रता ही पूरे तरीके से शून्य हुई। इस कंडीशन में जब यहाँ पर हमने क्या किया, ग्राफ को और आगे बढ़ाया, तो इस लाइन पर जब आकर के वो क्रॉस की, तो यही हमारी कहलाती है सीमांत मोलर चालकता। यानी यहाँ से मोलर चालकता की जो वैल्यू होगी वो अनंत हो जाएगी। जो हमने ये ग्राफ बाहर को बनाया है इसे बोलते हैं बहिर्लेखन, यानी ग्राफ का बहिर्लेखन। आप कोई भी चीज नॉर्मल सी है वहां पर एक्स्ट्रा चीज और कर दो, तो हमने एक्स्ट्रा ही खींचा है ना, तो यही हमारा होता है क्या, बहिर्लेखन। इसे बोलते हैं ग्राफ का बहिर्लेखन, यानी और ज्यादा हम लोग क्या करते गए, ग्राफ को बढ़ाते गए। तो यही होता है हमारे इस मोलर चालकता का क्या, अधिकतम मान। अब यहाँ से एक चीज आप देखो, तो हमको क्या चीज देखनी है, हम किसी भी चीज का जब ग्राफ बनाते हैं तो हमारी वो जो प्रवणता पर डिपेंड करती है, तो उसका फॉर्मूला होता है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ध्यान से देखना इसको, हम इसको अच्छी बात बताने चल रहे हैं आपको कि y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। इसी पर हम लोग देखते हैं सरल रेखा की प्रवणता पर। तो यहाँ से आप लोग देखो, तो y अक्ष पर हमारा क्या था, लेमडा m। तो हम कुछ नहीं करेंगे, शांति से नोट डाउन करेंगे, लेमडा m इज इक्वल टू m की वैल्यू अगर डाउनवर्ड चल रही है, तो जो m की वैल्यू डाउनवर्ड चलती है तो उसे हम बोलते हैं क्या, कि हमारी m की वैल्यू वहां पर नेगेटिव है। अगर ग्राफ यहाँ से ऊपर की तरफ प्लॉट हो रहा होता तो वो m की वैल्यू पॉजिटिव मानी जाती है, लेकिन यहाँ पर ग्राफ क्या है, डाउनवर्ड है हमारा,
तो m की वैल्यू नेगेटिव होगी। तो यहाँ पर m की वैल्यू हम कुछ भी मान लेते हैं, तो हम मानते हैं हमारा क्या है -b। x अक्ष पर अगर आप देखो तो x अक्ष पर हमारा क्या है, ये √c हमारा आ रहा है। x अक्ष पर हमारा क्या है, √c जो हमारी ये वैल्यू थी। अब प्लस, अब आप कहो c में क्या करेंगे, तो c का मतलब होता है जो हमने एक्सट्रापोलेशन किया है इस ग्राफ का, तो वही हमारी c की वैल्यू आएगी, जो किसके बराबर आ रही है, हमारी सीमांत मोलर चालकता यानी λm इनफाइनाइट। तो ये आपके सामने बन करके आया इस ग्राफ की मदद से एक नया क्या फॉर्मूला। और इस फॉर्मूले को ध्यान रखना आप, क्योंकि इसका सबसे ज़्यादा जो यूज़ हमारा आएगा वो आएगा आपके नेक्स्ट चैप्टर यानी चैप्टर नंबर 4 में। इसके बाद वाले में भर भर के ये क्वेश्चन आपके सामने दिखेगी। इसीलिए इस इक्वेशन को एक प्यारा सा नाम दिया गया है, क्या, डेबाई हकल ऑन सैगर इक्वेशन। डेबाई हकल ऑन सैगर इक्वेशन, ठीक है। तो ये नाम आप लोग याद रखना। जो ये हमारे सामने इक्वेशन है बन करके आई y इज इक्वल टू mx प्लस c से, इसे बोलते हैं डिबाई हकल ऑन सैगर इक्वेशन, ठीक है। इस फॉर्मूले को याद रखना। अब बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ, जहां हम क्या देखेंगे। अभी तक हमने जो चीजें ड्रॉ की वो हमारा प्रबल विद्युत अपघट्य था। अब हम इस तनता में परिवर्तन को देखेंगे, किसको, दुर्बल विद्युत अपघट्य को लेकर के। तो आइए बढ़ते हैं आगे। तो बच्चों जो हमारी नेक्स्ट हेडिंग है वो हमारे पास आ रही है, क्या, कि दुर्बल विद्युत अपघट्य के लिए λm में तवता के साथ परिवर्तन। अभी हमने जो देखा वो प्रबल विद्युत अपघट्य के लिए हमारा था, और जो नॉर्मली हमने आपको पीछे बताया वो एक्सपेरिमेंटल किया गया था प्रूफ किसके लिए, KCl के लिए। किसके लिए, KCl के लिए यानी पोटेशियम क्लोराइड के लिए। ये जो हमारा है यहाँ पर, ये ग्राफ हमारा दुर्बल विद्युत अपघट्य के लिए होगा, जिसमें आप नोट डाउन कर सकते हो किसके बारे में, CH3COOH। ये हमारा क्या है, एक एसिड है, कितने कार्बन का, 2 कार्बन का। तो क्या हमारा हो जाएगा, एथेनोइक एसिड, ठीक है। तो इस नॉर्मल से एसिड के लिए हमको देखना है क्या, कि ये एक तरह का दुर्बल विद्युत अपघट्य होता है। इसके लिए λm में तवता के साथ जो परिवर्तन देखा जा सकता है उसके बारे में हम ग्राफ को प्लॉट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से आइए देखते हैं कि ग्राफ यहाँ से कैसे प्लॉट कर सकते हैं। तो वही चीज़ पुरानी, ये हमारी हो जाएगी y एक्सिस, ये हमारा हो जाएगा x एक्सिस, ये हमारा क्या, x एक्सिस, ये हमारा y एक्सिस। फिर से वही काम करेंगे कि यहाँ हम लेकर के चलेंगे मोलर चालकता यानी λm के वैल्यू को। यहाँ हमारे पास वही पुरानी चीज़ कंसंट्रेशन यानी हमारा क्या हो जाएगा, √c। अब यहाँ से आप देखो तो जो दुर्बल विद्युत अपघट्य के लिए होता है, पहले ही हमने आपको बताया कि इसके लिए जो हमारा डिसोसिएशन होता है यानी जो अल्फा का मान होता है वो कभी भी 100% नहीं माना जाता है। जब भी माना जाता है तो इसके लिए अल्फा का मान 65 to 70% होता है। ये पूर्ण रूप से कभी भी वियोजित नहीं होते हैं अपने आयनों में। तो इसीलिए इनके ग्राफ में जब हम बनाएंगे तो यहाँ पर क्या होता है कि दुर्बल के लिए भी जब देखते हैं तो तनुता को तो हम बढ़ाएंगे, यहाँ भी क्या करेंगे, तनुता को जब हम बढ़ाएंगे तो यहाँ पर भी क्या होगी, कंसंट्रेशन डाउन करेगी। वही पुरानी सी चीजें, सांद्रता हमारी कम होगी, कम होगी कब, जब हम तनुता को बढ़ाएंगे। तो यहाँ भी हम वॉल्यूम को आइए इंक्रीज करते हैं, तो अब हमारा C क्या होगा, डाउन होगा। तो फिर से पहले हमारा इक्वेशन यानी पहला हमारा पॉइंट जो कुछ था वो यहाँ था फॉर एग्जाम्पल। अब इसके बाद में हमने यहाँ पर तनुता को बढ़ाया तो कंसंट्रेशन और कम हुई। तो कम हुई तो कैसे कम हुई, यहाँ आई कहीं इस जगह पर। तीसरी बार में फिर से हमने क्या किया कि और इसको बढ़ाया तनुता को, कंसंट्रेशन हमारी क्या हुई, और कम हुई, तो उसकी वैल्यू यहाँ कहीं आई। अब ये हमारे पास क्या आई, एक हमारा नया ग्राफ बन करके आएगा। फिर हमने क्या किया, तनता को और कम करने की कोशिश की, तो फिर से हमारा जो ग्राफ था वो पॉइंट यहाँ कहीं आया। अब जब हमने इस पॉइंट को आपस में मिलाया ऐसे, तो ये ग्राफ हमारा कैसे बना, इस तरीके से। मतलब अगर आप इनके बीच का अंतर देखो तो ये एक पॉइंट हमारा यहाँ आ रहा है,
इससे होने वाला लैम्डा एम में परिवर्तन इस पॉइंट पर। फिर हमने क्या किया, तनुता को और बढ़ाया तो हमारी मोलर चालकता में इतना अंतर। फिर हमने तनुता को और बढ़ाया तो हमारे मोलर चालकता में इतना ज़्यादा परिवर्तन। फिर यहाँ से हमने तनुता को बढ़ाया तो मोलर चालकता में इतना परिवर्तन। अब देखो यहाँ से, तो कंसंट्रेशन में होने वाला परिवर्तन बहुत कम कम सा है, बट लैम्डा एम में होने वाला परिवर्तन बहुत ही अधिक आ रहा है। तो ये केस बनता है हमारे किसके लिए, दुर्बल विद्युत अपघट्य के लिए। अब यहाँ पर क्या होता है कि हम फिर से इतना कम कर दे रहे हैं कि C बराबर 0 पर आ जा रहे हैं। तनुता को इनका इतना इंक्रीज कर रहे हैं इसमें कि हम फिर से कहाँ आ रहे हैं, C इज इक्वल टू 0 पर। लेकिन C इज इक्वल टू 0 पर आने के बाद में यहाँ कंडीशन ऐसी बन जाती है कि हम दुर्बल विद्युत अपघट्य के लिए कभी भी अनंत वैल्यू को फाइंड आउट कर ही नहीं सकते हैं। यानी यहाँ से ये ग्राफ सीधा यहाँ निकल जाएगा, ना कि इसको बाइसेक्ट करेगा वाई एक्सिस पर। तो यहाँ से हम अगर कहें तो लेमडा एम इज इक्वल टू, जो हमारी वैल्यू वहाँ थी लेमडा एम इनफाइनाइट, ये यहाँ पर संभव नहीं है। यानी क्या है, यहाँ पर संभव नहीं है, पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि सांद्रता आप कितना भी कम करते चले जाओगे, ये पूर्ण रूप से डिसोशिएट होगा ही नहीं, क्योंकि पहले से ही इसके आयन दूर दूर थे और हमने जब इसमें सांद्रता को और ज़्यादा कम किया और तन्यता को बढ़ाते गए तो पहले से ही इनकी चालकता इतनी हाई थी कि ये अनंत शक्ति तक यहाँ पर जाने की बात ही नहीं आएगी। यानी अनंत सीमा तक इसकी जाने की बात ही नहीं आएगी। अब यहाँ पर क्या होता है कि इसमें जो ग्राफ का बहिर्लेखन था, वहां पर जो बहिर्लेखन था सेम एज यहाँ देखो आप, तो जो यहाँ पर भी ग्राफ का बहिर्लेखन था ये हमारा यहाँ पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ग्राफ कहाँ जा रहा है आपका, सीधे ऐसे जा रहा है इस तरीके से। अगर ये हमारा स्ट्रेट लाइन बनता ऐसे तो कहीं ना कहीं हमको एक्स्ट्रा प्लॉट करना पड़ता, बट यहाँ पर हमको बहिर्लेखन करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ रही है। ये होता है हमारा किसका, विद्युत अपघट्य। किसके लिए, दुर्बल विद्युत अपघट्य के लिए जो बनता है क्या, केस बनता है। अब यहाँ पर एक समस्या ये फंसी आकर के, तो आपसे जो मन में सवाल उठना चाहिए आपके, वो क्या होना चाहिए यहाँ पर कि हमने देख तो लिया कि प्रबल विद्युत अपघट्य था तो हमने उसको आसानी से लैम्डा एम इनफाइनाइट की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, या आपने कहा कि प्रबल विद्युत अपघट्य के लिए तो फाइंड आउट आसानी से कर सकते हैं। दूसरी समस्या क्या फंसी कि जो हमारा ये दुर्बल विद्युत अपघट्य था इसके लिए हम कैसे लैम्डा एम इनफाइनाइट की वैल्यू को कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो इसी समस्या से जूझते हुए तब एक वैज्ञानिक ने दर्शन दिए अपने, और उनका नाम था क्या, कॉलराउश। ये एक ऐसे महान व्यक्ति थे जिन्होंने क्या किया, एक ऐसी युक्ति की इस समय पर खोज की जिसके सहायता से क्या हुआ कि दुर्बल विद्युत अपघट्य के लिए भी लैम्डा एम इनफाइनाइट का मान आसानी से हम लोग निकाल सकते थे। तो यहाँ से अब इसके आगे की कहानी हम किसके अंतर्गत देखेंगे, कॉलराउश का लॉ। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ है, तो यहाँ से आप लोग एक नई हेडिंग बनाओगे अपने कॉपी में, कॉलराउश का नियम। तो बच्चों हम अब अपना बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट आज आपसे डिस्कस करेंगे इसमें, कि जो हमारा दुर्बल विद्युत अपघट्य था तो उसके लिए हम लेमडा एम इनफाइनाइट का मान निकाल ही नहीं सके, तो उसके लिए हमारे जो महोदय आए नए, कौन, कॉलराउश। तो आइए अब डिस्कस करते हैं इनका नियम, ठीक है। तो कॉलराउश ने ये कहा था अपने नियम में कि, पहले इसके नियम के बारे में क्या करते हैं, जो हमारे इन्होंने नियम दिया था इस नियम के बारे में आइए थोड़ा सा नोट डाउन कर लेते हैं। तब पहली लाइन, इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार, के अनुसार अनंत तनुता पर, तनुता पर जब वियोजन पूर्ण होता है, जब वियोजन पूर्ण होता है, क्या कहा हमने,
कि इस नियम के अनुसार अनंत तरुणता पर जब वियोजन पूर्ण होता है तो विद्युत अपघट्य की तुल्यांकी चालकता में विद्युत अपघट्य की तुल्यांकी चालकता में प्रत्येक आयन अपना योगदान देता है। प्रत्येक आयन अपना योगदान देता है। प्रत्येक आयन अपना योगदान देता है। अब प्रत्येक आयन के योगदान देने से मतलब क्या है कि चाहे वो प्रबल या दुर्बल विद्युत अपघट्य हो या दुर्बल विद्युत अपघट्य हो तो कॉलराज साहब ने ये कहा हमसे कि इस नियम के अनुसार अनंत तनुता पर जब वियोजन पूर्ण होता है तो विद्युत अपघट्य की तुल्यांकी चालकता में प्रत्येक आयन अपना पूर्ण योगदान देता है, चाहे वो दुर्बल विद्युत अपघट्य होगा चाहे वो प्रबल विद्युत अपघट्य होगा। मतलब अगर हम प्रबल विद्युत अपघट्य की मात्रा को फाइंड आउट कर लें तो उसी का यूज करके हम दुर्बल का भी निकाल सकते हैं। तब तो हमारे सामने ये दिक्कत नहीं आएगी कि हमारा जो दुर्बल के लिए भी लैम्डा एम इनफाइनाइट है और प्रबल के लिए लैम्डा एम इनफाइनाइट है, दोनों वैल्यू आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इन्होंने कहा कि चाहे प्रबल होगा चाहे दुर्बल होगा, दोनों अपना पूर्ण योगदान देंगे। मतलब अगर वो आयन प्रबल में उपस्थित है, दुर्बल में भी है, तो आप प्रबल वाली वैल्यू को उठा करके दुर्बल में आसानी से सॉल्व कर सकते हो। तो इसकी इन्होंने क्या कर दी, थोड़ी सी आसानी कर दी। अब यहाँ से अगर हम आपके सामने देखें कि कुछ इन्होंने वैल्यूज के बारे में हमको बताया था, जैसे इन्होंने कहा कि हमारे पास कोई प्रबल विद्युत अपघट्य है। अभी प्रबल को लेकर के चलेंगे। प्रबल विद्युत अपघट्य है, अब वो हमारे पास क्या है कि जो मान होते हैं हमारा क्या होता है KCL, प्रबल के बारे में बात करेंगे, NaCl, KBr, NaBr। ये हमने आपको पहले भी बताया कि ये सब कैसे विद्युत अपघट्य हैं हमारे प्रबल। इन्होंने KCl की वैल्यू को बताया 149.86। ठीक है, सबको आपको याद करना पड़ेगा ये चार चीजें। NaCl की वैल्यू को उन्होंने बताया 126.45। उसके बाद KBr की वैल्यू को उन्होंने बताया 151.91 और NaBr की वैल्यू को बताया 128.51। यहाँ से जब इन दोनों को डिफरेंस में देखा गया तो इनका डिफरेंस निकल के आया 23.41। यहाँ पर भी जब डिफरेंस को देखा गया तो ये भी निकल के आया 23.41। अब ये हमारे सामने कैसे निकल के आया, क्योंकि कॉलराउस ने कहा ही था कि जब भी हम किसी भी तुल्यांकी चालकता की बात करेंगे, मोलर चालकता की बात करेंगे, तो यहाँ पर जो प्रत्येक आयन होंगे चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, दोनों अपना पूर्ण योगदान देंगे। यानी दोनों की जो वैल्यू होगी हम सेम ले सकते हैं, चाहे वो प्रबल में होगा चाहे दुर्बल में होगा। अब यहाँ से वैल्यू निकल के कैसे आई थी डिफरेंस, यहाँ पर आप देखो तो KCl NaCl में एक Cl ये Cl खत्म हो जाएगा, ये Br से Br खत्म हो जाएगा। यहाँ पर अगर आप देखो तो हमारा K बचा है और दूसरा क्या बचा है हमारे पास, Na बचा है। क्यों, यहाँ भी K बचा है, Na बचा, यहाँ K बचा, Na बचा, तो चारों में क्या क्या बचा, K और Na। इसी से तो फॉर्मेशन हमारा हो रहा है, एक Cl के साथ एक Br के साथ, ये भी एक Cl के साथ एक Br के साथ। तो इन्हीं सब चीज़ों की वजह से, इनके नियम के कारण क्या हुआ कि जो यहाँ पर हमारे आयंस की वैल्यू थी वो एक आयन की वैल्यू को हम दूसरी जगह आसानी से यूज कर सकते हैं। जैसे हमारा ये Na है तो इस Na और इस Na की जो हमारी वैल्यू होगी वो सेम होगी। तो आप इसको चाहे प्रबल में देखोगे चाहे दुर्बल में देखोगे, दोनों जगह आसानी से यूज क्या कर सकते हो, इसका कर सकते हो इन वैल्यूज का। तो यहाँ से आपको बताते हैं कि इनके नियम के अनुसार कैसे फॉर्मूले को लिखा जाने लगा, यानी लैम्डा एम इनफाइनाइट की वैल्यू को कैसे हम नोट डाउन कर सकते हैं। तो आइए बढ़ते हैं आगे।
इन्होंने साफ साफ बताया अपने नियम में कि अगर हमको लेमडा एम इनफाइनाइट की वैल्यू लिखनी है किसकी, यानी Cl की, या हमको लेमडा एम इनफाइनाइट की वैल्यू लिखनी है किसकी, KCl की, या हमको लेमडा इनफाइनाइट एम की वैल्यू लिखनी है किसकी, CH3COONA, किसी चीज की भी लिखनी हो तो प्रत्येक चीजें अपने दो आयन में टूटते हैं, एक पॉजिटिव आयन में, दूसरा हमारा क्या, नेगेटिव आयन में। तो यहाँ से आप चाहे इस नियम को नोट डाउन करो चाहे नहीं, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ से इन्होंने कहा कि जो आयन होगा वो पूर्ण रूप से अपना योगदान देगा, चाहे प्लस होगा चाहे माइनस, वो हर जगह वही रहेगा। कहने का मतलब हमारे यहाँ पर है, सिर्फ मोटे मोटे तौर पर बोल रहे हैं कि समझ के रखिए अपनी इस बात को, क्या कि जैसे हम देखते हैं कि वाटर का फॉर्मूला हमारे पास क्या है, H2O, नमक का फॉर्मूला हमारे पास क्या है, यानी Cl। तो आप वर्ल्ड में किसी भी प्लेस पर चले जाओगे, वो फॉर्मूला हमेशा यानी Cl और वाटर का H2O ही रहेगा। ऐसा नहीं है कि यहाँ आपका दूसरा फॉर्मूला है, वहाँ दूसरा फॉर्मूला है, उस कंट्री में दूसरा फॉर्मूला है, ऐसा तो नहीं चलता है। आप कहीं से भी अगर पानी को पढ़ोगे तो H2O ही कहा जाएगा, कहीं से भी आप नमक को देखोगे तो यानी Cl ही कहा जाएगा। इसीलिए इनके कहने का मतलब था कि अगर आप इस Na की वैल्यू को दूसरी जगह उठा के रखो तो वैल्यू वही रहेगी जो यहाँ पर है। अगर आप इसके को उठा के कहीं दूसरी जगह रखो तो वैल्यू वही रहेगी जो यहाँ है। आप इसकी वैल्यू भी कहीं अलग उठा के रखो तो वैल्यू वही रहेगी जो यहाँ है। तो इसको तोड़कर लिखने के लिए इन्होंने कहा कि हमारा धन आयन अलग होना चाहिए, ऋण आयन अलग होना चाहिए। तो यहाँ से लेमडा इनफाइनाइट की वैल्यू देखें तो हमारा एक किस में टूटेगा, यानी पॉजिटिव, प्लस लेमडा इनफाइनाइट Cl नेगेटिव, ये हो जाएगा। इसकी वैल्यू को अगर हम देखें तो लेमडा इनफाइनाइट के पॉजिटिव प्लस लेमडा इनफाइनाइट Cl नेगेटिव। तीसरी चीज लेमडा इनफाइनाइट ये हमारा टूटेगा तो CH3COO माइनस प्लस लेमडा इनफाइनाइट हमारा क्या, यानी प्लस, सॉरी यानी प्लस। तो इतने में हमारा क्या होगा, ये ब्रेक डाउन होगा। अब यहाँ पर आप देखो, यहाँ भी Na है, यहाँ भी Na है, तो जो वैल्यू उसकी यहाँ पर होगी वही सेम एज वैल्यू यहाँ पर भी होगी। यही इतना देर से हम आपको समझाना चाह रहे हैं कि इनके नियम आने से क्या हो गया कि जो प्रबल विद्युत अपघट्य था उसकी वैल्यू को उठा के आप दुर्बल में रख दोगे फिर भी आपका आंसर सही माना जाएगा। इतनी सी ही आसानी हुई थी हमको इनके इस नियम के अनुसार। अब यहाँ से आप और भी कुछ फाइंड आउट कर सकते हो और आगे। अब यहाँ से आप और एक क्वेश्चन को फाइंड आउट कर सकते हो, जैसे हम आपसे कहें कि आप निकालो किसका वैल्यू, लेमडा इनफाइनाइट MgCl2 की वैल्यू आप बताओ। चलो इसकी निकाल के आप बताओ। दूसरा हम आपसे बोल रहे हैं कि लेमडा इनफाइनाइट AlCl3 की वैल्यू आप निकाल के दिखाओ, तो इसकी वैल्यू आप निकाल के दिखाओ। तीसरा हम आपसे कह रहे हैं कि लेमडा इनफाइनाइट Al2SO4 का होल थ्राइस, Al2SO4 का होल थ्राइस, इसकी वैल्यू को आप फाइंड आउट करके दिखाओ। सभी चीज़ों को तोड़ के लिखना है, पॉजिटिव में और नेगेटिव में। और फॉर एग्जांपल इन सभी का अगर हम विखंडन करें या इनके आयनों को अलग अलग करें तो क्या हो जाएगा हमारे पास, देखो आप, लेमडा इनफाइनाइट Mg। अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि Mg यहाँ पर +2 स्टेट में टूटेगा, तो ये हो जाएगा +2। और उसके बाद में जब दूसरे आयन को हम दर्शाएंगे तो जो इसके आगे का 2 है वो यहाँ पर लग जाता है, तो क्या हो जाएगा Cl माइनस। ठीक है, यही ध्यान देना है क्योंकि जो आगे 2 लगा हुआ है यहाँ पर आगे लग जाएगा। यह भी किसकी वैल्यू हम बार बार निकाल रहे हैं, लेमडा एम इनफाइनाइट की, तो इसीलिए जो वैल्यू होगी यहाँ पर वो आगे लग जाएगी जो यहाँ पर दी गई है। जैसे इसका हम देखें तो ये भी हमारा हो जाएगा लेमडा एम इनफाइनाइट Al, और ये हमेशा 3+ स्टेट में टूटता है, प्लस हमारा जो इसके आगे 3 लगा हुआ है ये हो जाएगा 3 लेमडा इनफाइनाइट Cl माइनस। ठीक है, लास्ट हमारा जो ये है ये कैसे टूटेगा हमारा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा कि Al हमारे पास 2 है तो ये 2 हो जाएगा, इनफाइनाइट हमारा हो जाएगा। Al आपको पता है 3+ स्टेट में टूटता है, प्लस में आगे जब जाएंगे हम तो हमारा ये कितना हो जाएगा 3, यहाँ से हो जाएगा हमारा लेमडा इनफाइनाइट SO4 माइनस माइनस। तो इतनी बातें तो आप सबको क्लियर हो गई होगी कि जो यहाँ पर संख्याएं लिखी होती हैं उसको आगे नोट डाउन कर लेते हैं, बाकी जो जिस स्टेट में टूटता है उसको पॉजिटिव और निगेटिव में अलग अलग। साफ साफ कहने का हमारा यहाँ सिर्फ एक ही मतलब है कि अगर हमको एग्जाम्पल के तौर पर
मान लीजिए किसी का विद्युत अपघट्य का हमको लैम्डा एम की वैल्यू इनफाइनाइट में लिखनी है। ये हमारा कोई विद्युत अपघट्य है, तो साफ साफ इसको दर्शाने के लिए सिर्फ क्या करते हैं कि जो यहाँ पर हमारा एक साथ पूरा यौगिक लिखा हुआ होता है, इसके आयनों को आपस में तोड़ तोड़ के उनका योग करवा देते हैं, तो हमारी वैल्यू निकल के चली जाती है। ठीक, मतलब इनका फॉर्मूला जो था वो था म्यू, ये क्या है म्यू, और साथ में लैम्डा एम इनफाइनाइट हमारा ये पहला वाला, प्लस दूसरा वाला म्यू, यहाँ पर भी हमारा लैम्डा इनफाइनाइट एम, ये वैल्यू हमारे सामने आएगी। इसी हिसाब से हम लोग क्या करते हैं, इसको लगाते हैं। अब पहली चीज़ यहाँ पर क्या होगी कि एक तरफ जो हमारा होता है ये पॉजिटिव, ये हमारा नेगेटिव, यहाँ पर हम नोट डाउन करेंगे धनायन की संख्या, धनायन की संख्या, दूसरी तरफ नोट डाउन करेंगे हम किसकी, ऋण आयन की संख्या। किसकी संख्या, ऋण आयन की संख्या। तो इसी की बेस पे तो देखो हम बार बार कर रहे हैं कि संख्या जो लिखी है वो आगे धनायन की, फिर उसका सिंबल ऊपर उस पे चार्ज इनफाइनाइट लगा दिया, यहाँ पर भी हमारा नेगेटिव वाला सेम एज ऐसे। तो ऐसे ही क्या करते हैं हम लोग, करते करते चले जाते हैं। अब आइए आपके सामने एग्जाम्पल्स को यूज़ करते हैं, और एग्जाम्पल से यूज़ करके हम क्या करते हैं, वैल्यू निकालते हैं दुर्बल वाले की कि हमारी वैल्यू क्या होगी। तो आइए बात करते हैं एग्जाम्पल्स की। तो बच्चों यहाँ पर जो एग्जाम्पल्स हमको देखने हैं वो एग्जाम्पल्स हमारे क्या हैं, जैसे यहाँ पर इन्होंने दे रखा है हमारे पास 3 इक्वेशंस को, तीनों में हमारा एक दे रखा है लैम्डा इनफाइनाइट यानी Cl, जिसकी वैल्यू इन्होंने कुछ दे रखी है। दूसरा हमारा है लैम्डा इनफाइनाइट HCl, जिसकी वैल्यू इन्होंने कुछ दे रखी है। तीसरा हमारा है लैम्डा इनफाइनाइट CH3COONA, इन्होंने इसकी भी वैल्यू क्या की है, दे रखी है। अब इन्होंने पहली वैल्यू क्या दे रखी है, इसको दे रखा है 127 सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ये हो जाएगा मोल इनवर्स। दूसरी इन्होंने वैल्यू दे रखी है 427 सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। तीसरी वैल्यू इन्होंने दे रखी है 97 सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। 3 वैल्यू इन्होंने दे रखी है। तो 3 वैल्यू इन्होंने जब दे रखी है तो इसी के बाद में अगर यहाँ से इसको हम ब्रेक डाउन करें, इस इक्वेशन को हम यहाँ से अगर ब्रेक डाउन करें तो आप देखो तो ब्रेक डाउन करने पर क्या क्या आएगा हमारा। पहली चीज़ लैम्डा इनफाइनाइट यानी Cl को अगर हम ब्रेक करेंगे तो हमारा ये निकल के आएगा लैम्डा इनफाइनाइट यानी प्लस में लैम्डा इनफाइनाइट Cl माइनस, ये हमारी आएगी पहली इक्वेशन बन करके। दूसरा हम देखें तो हमारे पास लैम्डा इनफाइनाइट क्या है, HCl। यहाँ पर जो हमारा आयन टूटेगा तो पहला टूटेगा लैम्डा इनफाइनाइट H प्लस, और प्लस में टूटेगा लैम्डा इनफाइनाइट Cl माइनस, तो ये हमारा हो जाएगा दूसरा इक्वेशन। थर्ड में अगर हम देखें तो हमारा जो दे रखा है लैम्डा इनफाइनाइट CH3COONA, ये जब टूटेगा अपने आयंस में तो बनेगा लैम्डा इनफाइनाइट CH3COO माइनस, और प्लस में टूटेगा लैम्डा इनफाइनाइट Na प्लस, ये हमारा हो जाएगा इक्वेशन नंबर थर्ड। ठीक, ये हमारे सब क्या है, प्रबल विद्युत अपघट्य। यहाँ से इन्होंने कहा कि जो दुर्बल विद्युत अपघट्य है हमारा, क्या है दुर्बल विद्युत अपघट्य हमारा, इनफाइनाइट CH3COOH। अब क्या करना है, इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो यहाँ से अगर हम इसकी वैल्यू को निकालेंगे तो आप देखो ये किस में टूटेगा, तो ये टूटेगा हमारा लैम्डा इनफाइनाइट CH3COO माइनस प्लस में लैम्डा इनफाइनाइट H प्लस, इसमें टूटेगा। अब हमने आपको पहले बताया कि कॉलराउश नियम के अनुसार क्या होता है कि जो यहाँ की सारी बातें लिखी गई हैं, चाहे वो दुर्बल में हो प्रबल में, आप इसके मान को यहाँ पर भी यूज़ कर सकते हो। अब यहाँ पर कंडीशन आती है कि यूज़ कैसे करेंगे, तो पहले आप देखो यूज़ कैसे करेंगे। CH3COO माइनस है, यहाँ पर कहाँ है, इस इक्वेशन में, इसको यूज़ कर सकते हैं। दूसरा आयन H प्लस में टूट रहा है, ये कहाँ है, HCl में है, ये वाली। तो यानी दूसरी और तीसरी इक्वेशन को हम आसानी से यूज़ कर सकते हैं। अगर दूसरे तीसरे का ऐड कर दें इसमें तो आसानी से हमारी बन जाएगी। अब आपको एक चीज़ पता है
कि जो ये साइड हमारी है ये हमारी LHS है, ये वाली, ये साइड जो हमारी है ये हमारी RHS है। तो जो चीज़ें यहाँ हम लेफ्ट हैंड साइड में ऐड करेंगे वैसे ही हमको ऐड करना है कहाँ पर, राइट हैंड साइड में ऐड करनी है, तभी हमारा इक्वेशन यहाँ पर सही में आएगा। तो पहली चीज़ अगर हम देखें यहाँ पर तो हमको क्या ऐड करनी है, तो आप देखो क्या क्या ऐड करना है यहाँ से। तो देखो ये हमारा टूटा तो इसमें इसमें, तो इसके लिए यूज करनी है ये थर्ड इक्वेशन ये वाली, और इसको लाने के लिए यूज करनी है सेकंड इक्वेशन। तो बच्चों यहाँ पर क्या करेंगे कि जो लेफ्ट हैंड साइड का हमारा है उसको सेम एज हम वैसे ही लिखेंगे, जो राइट हैंड साइड का उसको भी सेम एज वैसे। अब हमको इसकी वैल्यू लाने के लिए थर्ड का यूज करना पड़ेगा, H प्लस लाने के लिए सेकंड का यूज करना पड़ेगा। तो अगर हम सेकंड और थर्ड को ऐड कर दें तो हमारा ये दोनों आसानी से निकल जाएगा। तो सेकंड और थर्ड को ऐड कीजिए, वहां पर क्या दिया गया है, HCl प्लस हमारा लैम्डा इनफाइनाइट, थर्ड इक्वेशन CH3 COONA, इन दोनों को ऐड कीजिए। तो ऐड करने पर हमारा टूटेगा कैसे, ये लैम्डा इनफाइनाइट HCl टूटेगा H प्लस प्लस लैम्डा इनफाइनाइट Cl माइनस, ये टूटेगा। ऊपर से आगे जब जाओगे इसके तो प्लस यहाँ से क्या आएगा, CH3 COONA को तोड़ना है तो लैम्डा इनफाइनाइट CH3 COO माइनस, प्लस में हमारा हो जाएगा लैम्डा इनफाइनाइट Na प्लस। तो यहाँ पर आप देखो कि हमको H प्लस मिला, CH3 COO मिला, यही हमको मिलाकर ये चाहिए CH3 COOH। एक्स्ट्रा क्या बचा यहाँ पर, ये हमारा Cl माइनस बचा Na प्लस, तो इन दोनों को यहाँ से हटाना पड़ेगा। तो इसको हटाने के लिए हमको माइनस करना पड़ेगा किसी ना किसी चीज़ का। तो देखो आप NaCl को हटाने के लिए एक इक्वेशन हमारे पास NaCl की दे रखा है प्रबल वाले में, तो क्या करेंगे इसी को यहाँ पर माइनस कर देंगे तो हमारा NaCl हट जाएगा। अब कैसे माइनस करेंगे, तो यहाँ से इस चीज़ की वैल्यू अगर हम देखें तो लैम्डा HCl प्लस लैम्डा इनफाइनाइट CH3COONA, इसी में हमारा आ जाएगा माइनस, निकालना है ना, तो निकालने में क्या करेंगे लैम्डा NaCl इक्वल टू हो जाएगा हमारा, जैसे सेम एज है वैसे लिख लेते हैं हम, लैम्डा इनफाइनाइट H प्लस और प्लस ये हमारा लैम्डा इनफाइनाइट Cl माइनस प्लस आगे लैम्डा इनफाइनाइट CH3COO माइनस प्लस में लैम्डा इनफाइनाइट Na प्लस, और आगे अब सभी को माइनस करना है इस इक्वेशन को, तो यहाँ से क्या करेंगे माइनस का चिन्ह लगाएंगे, इस इक्वेशन को लिखेंगे, यानी लैम्डा जो हमारा NaCl है टूटेगा किसमें Na प्लस में, और प्लस आगे क्या जाएगा लैम्डा इनफाइनाइट Cl माइनस में। अब हमको माइनस में Na प्लस Cl माइनस मिल गया, तो इस Cl माइनस से ये Cl माइनस कैंसिल, इस Na प्लस से ये Na प्लस कैंसिल, हमारे पास बचा क्या जो हमको चाहिए था यहाँ पर। अब इसी सब की दोनों की वैल्यू हम क्या करेंगे सेम एज रखेंगे, जैसे हमने यहाँ पर इसको निगेटिव किया है वैसे ही हम क्या करेंगे यहाँ पर भी वैल्यू इसकी पुट डाउन करेंगे। तो दोनों की वैल्यू पुट डाउन करेंगे कहाँ कहाँ से, हमको दूसरे और तीसरे इक्वेशन से मिली है, तो मतलब दूसरा इक्वेशन तीसरा इक्वेशन ऐड करेंगे जैसे हमने यहाँ ऐड किया, और फर्स्ट वाले को हम माइनस कर देंगे, बस वैल्यू हमारी आ जाएगी। तो क्या करेंगे यहाँ से, अगर यहाँ से हमको वैल्यू निकालनी है इनफाइनाइट CH3COOH की, तो इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा, इसकी वैल्यू कहाँ से मिली हमको थर्ड वाले से, थर्ड का हमको वैल्यू क्या दे रखा है 90 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल, तो 90 प्लस हमको H प्लस की वैल्यू कहाँ से मिली सेकंड इक्वेशन से, सेकंड इक्वेशन में क्या दे रखा है 420 माइनस हमने माइनस क्या किया उसमें से NaCl की वैल्यू कितनी दे रखा है 120, हटाओ यहाँ से, तो यहाँ से लैम्डा इनफाइनाइट CH3COOH की वैल्यू आ जाएगी, ये ऐड हो जाएगा तो 0 9 to 11 1 आ जाएगा, बचेगा हमारे पास क्या 1 और 4 1 5, इसमें से 120 हमको क्या करना है माइनस करना है यहाँ से। तो जब यहाँ से हम 120 को माइनस करेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से निकल करके, ये आ जाएगी 0 0 0 आ जाएगा 1 2, तो यहाँ से हो जाएगा 11 में से 2 जाएगा हमारा बचेगा 9, यहाँ हमारा 4 में से 1 जाएगा बचेगा 3, तो हमारा क्या बचेगा 390 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ऐसे ही हम
किसी भी दुर्बल विद्युत अपघट्य की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। किसकी मदद से? कोलराउ-शेल्ला से। सिर्फ देखना क्या रहेगा कि जो आयन हमको निकालना है उसकी वैल्यू हमको मिली कहाँ, तो हमने क्या देखा कि इसमें मिल रही थी, इसमें, तो दोनों को ऐड करने पर मिल रही थी, तो हमने दोनों को ऐड कर दिया। दोनों को ऐड जब किया तो जो एक्स्ट्रा बचा उसको निकालना भी था, निकालने के लिए फर्स्ट को माइनस कर दिया। तो वैसे ही हमको यहाँ पर भी देखना था, दो को ऐड करना था, हमने दोनों की वैल्यू ऐड की, एक को निकालना था, हमने निकाला, हमारे पास निकल के आया 390 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल यूनिवर्स। तो ये इतना था हमारा आज किसके बारे में, सारी की सारी बातचीत। तो आज की बातचीत थी लैम्ब्डा इनफाइनाइट एम, सीमांत मोलर चालकता। एक लेक्चर इसमें और लगेगा, बहुत छोटा सा लेक्चर होगा आपका, 25 से 30 मिनट का। तो कल आपका चैप्टर पूरे तरीके से फिनिश कर देंगे हम। इसमें हमको निकालना है लैम्ब्डा इनफाइनाइट ई की वैल्यू, इक्विवेलेंट यानी किसकी, जो तुल्यांकी चालकता थी उसमें अनंत सीमा की बात हम करेंगे। ठीक है, तो आई होप कि आपको आज का ये सारा का सारा लेक्चर समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया हो, कोई प्रॉब्लम हुई तो आप इसको क्या करो, एक बार फिर से रिवाइज कर लेना, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। और इसके बाद जब हम अगले इस लैम्ब्डा इनफाइनाइट इक्विवेलेंट की बात करेंगे तो यहाँ से आपको क्या होगा कि जहाँ अभी थोड़ी सी अगर दिक्कत हो रही है किसी पॉइंट पे, तो यहाँ पर भी आपको क्लियर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ भी सेम एज वही रूल हमको लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो मिलेंगे आपसे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में लेकर के अपनी इस चैप्टर की लास्ट क्लास, जहाँ पर हम इस चैप्टर को पूरी तरह से फिनिश करेंगे। ठीक है, तो आज जो हमने पढ़ा कोलराउ-शेल्ला, और उसके बाद में परिवर्तन देखा हमने तनुता के लिए, किसका किसका, मोलर चालकता का, तुल्यांकी चालकता का। तो इतने पॉइंट्स को आप अच्छे से रिवाइज कर लेना, नोट डाउन कर लेना, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका ये। चाहे आप नीट लेवल पर ले लो, चाहे जेईई लेवल पर ले लो, चाहे आपके बोर्ड एग्जाम में ले लो, क्योंकि भैया क्वेश्चन यहाँ से ऐसे बन करके आएंगे कि आपका होश उड़ जाएगा। इसीलिए बहुत ही अच्छे ढंग से इसको पढ़िए, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका ये चैप्टर पूरा का पूरा, विद्युत रसायन। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए अच्छे से पढ़ते रहिए। चैनल पर अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, थोड़ा सपोर्ट दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए अच्छे से पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, अपने पढ़ाई में ऑलवेज व्यस्त रहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।